हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि भौतिक जगत का पूरा वन शॉट देखने वाले हैं। अगर आप भी इस बार दोस्तों 11th क्लास में आए हैं और आपका भी एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है, ऐसे तो 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम नहीं होता, लेकिन बेसिक आपका होता है 11th क्लास, इसको आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ 12th का भी पोर्शन आता है इसमें, ठीक है। तो 12th के बारे में भी इसमें थोड़ा सा, 11th के बारे में भी है, तो आप लोग पढ़िए एकदम गहराई में, सिस्टमेटिक वे में चलिए पढ़िए और टॉपर बनिए, ठीक है। पूरा वन शॉट देखने वाले भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड के बारे में इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग 11th का बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में, ठीक है। मात्र आपको इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो दोनों आपको मिलेगा और पर डे आपका लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे देखे नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्या कि ज्यादा पैसा नहीं रखे, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 499 रुपए लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इससे आपको क्या टॉपर आगे बनना है 12th क्लास में, ठीक है। तो पूरी संपूर्ण तैयारी हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल तैयार रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों देखते हैं क्या 11th में पहला चैप्टर फिजिक्स में क्या है खास, पहले देख लीजिए। यही आपका फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 11th फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है, तो लास्ट तक देखिए। और ललका का दवाइए मान कीजिए हल्का, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका आता है, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है। देखो आप लोग साइंस लिए हो, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग साइंस लिए हैं, लेकिन साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में भौतिक विज्ञान है क्या, ये सोचे हो ये क्या है भौतिक विज्ञान। तो सुनो क्या है भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक प्राकृतिक तथा क्या, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए एकदम पूरा चीज आपको समझ में एकदम मजा आएगा कि हाँ सर जी 11th में तो एकदम कमाल कर दी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, ज्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है, अगला चैप्टर आपका चालू होगा तो थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत मजा आने वाला सब चैप्टर है, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि भौतिक विज्ञान क्या है, क्योंकि भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, तो भौतिक विज्ञान क्या उसके बारे में जानना बनता है ना, क्या करके भौतिक विज्ञान है क्या। तो देखो याद रखना, विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, क्या जिसके अंतर्गत क्या प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक घटना माने क्या हो गया, जैसे सूर्य का, जैसे प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, आगे पढ़ेंगे 10th में तो आप लोग प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन तो पढ़े हैं, उसी को तो फिजिक्स कहा गया है ना, जो आपका प्राकृतिक घटनाओं से संबंध रखता है। जैसे प्राकृतिक घटना माने क्या हो गया, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है प्राकृतिक घटना, उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। यही हमारा कालाता जो प्रकृति में हो क्या रहा है, यही हमको पढ़ना, इसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने क्या 10th में पढ़ा फिजिक्स, साइंस में पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन 12th में तीनों अलग हो गए, मैथ भी अलग हो गए, तो इसमें अलग अलग है। तो फिजिकल में आपको, फिजिक्स में आपको यही पढ़ना है कि आपको प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में। और रसायन में तो आप लोग का ये सब माने कि जो था प्रयोग वगैरह, तो वो सब तो भी केमिस्ट्री बाद में, थोड़ा पहले फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पर ध्यान दो। याद रखना मेन बात, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना है क्या कहलाता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों यही आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। एग्जाम कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है, जिनका जन्म 1687 को हुआ, ठीक है। जो भौतिक विज्ञान का जो जनक होता है किसको माना जाता है, न्यूटन बाबा को माना जाता है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा इस चैप्टर पढ़ाने के बाद, तो याद रखना भौतिक विज्ञान के जनक कौन, तो बताओ न्यूटन। कौन भौतिक विज्ञान के जनक, न्यूटन हो जाएंगे। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन और गैलीलियो को कहा जाता है। देखो भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसके जनक कौन थे, न्यूटन। कौन थे प्यारे बच्चों, न्यूटन। लेकिन आधुनिक माने मॉडर्न फिजिक्स, इसका जो जनक है गैलीलियो तथा आइंस्टीन को माना जाता है, ठीक है। इसके जनक कौन थे, आइंस्टीन तथा गैलीलियो थे। क्या थे, ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन तथा गैलीलियो थे। कौन, तो आधुनिक फिजिक्स के जनक।
आधुनिक मैंने मॉडर्न जो फिजिक्स होता है उसके जनक जो है हमारे आइंस्टीन तथा गैलीलियो बाबा हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखना। आधुनिक फिजिक्स के ये जनक हुए। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा, आराम से कीजिएगा। पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाने वाले, पूरे संपूर्ण तैयारी करवाएंगे और आपको एक टॉपर बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या एक टॉपर आपको बनना है? क्योंकि बड़ा बात है, क्योंकि दुगने विकल्प आधे का जवाब कौन नहीं करके आएगा, 10वें में करके आप लोग आए हो। ठीक है, तो आइए, ये था प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आराम से बना देना कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो न्यूटन। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आइंस्टीन तथा गैलीलियो हैं। चलो यहाँ तक हमने यही सीखा प्यारे बच्चों के भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान। चलो ये पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। आप पूछेगा कि ये सब भौतिक विज्ञान क्या है, तो आप लोग बता देना। अब भौतिक विज्ञान में आप लोग प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन बहुत सारा होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें भी आपको वही सब दिख रहा है। ठीक है, तो उष्मागतिकी है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 6 भौतिक विज्ञान की शाखाएं यह है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के ब्रांच देखो, इनके ब्रांच क्या किया, इनके ब्रांच फिजिक्स की जो शाखाएं थे वो क्या क्या थी। पहला यांत्रिक होता है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल्स के बारे में बात किया जाता है। जो यांत्रिक होता है उसके बारे में आपका क्या बात है किया जाता है। ठीक है, ये आपका यांत्रिक के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, उष्मागतिकी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका उष्मागतिकी है, इसके बारे में भी आपका क्या क्या अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर प्रकाश की क्या ऑप्टिक्स के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखो ओवरऑल इस चैप्टर की बात करें तो पूरा में आपका 12th का अधिकांश चीज है। ठीक है, उष्मागतिकी थोड़ा 12th में थोड़ा पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में तो छोड़ो, प्रकाश की आपका 12th में पढ़ना है, दोलन के 12th में पढ़ना है, वैद्युत के 12th में पढ़ना है, आधुनिक भौत के 12th में पढ़ना है। ये दुइयों वो चीजें थोड़ा 11th और बेसिक पर है, और पूरा अधिकांश आपको 12th में मिल जाएगा पढ़ने को विस्तार में। तो हम आपके लिए किस लिए सब्सक्राइब करके ललका दबाए, मन की हल्का, क्योंकि 12th की भी तैयारी हो जाएगा, आपको बिल्कुल टॉपर बनना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, पहला यहाँ पर भौतिक विज्ञान की 6 शाखा है, जिसमें क्या हुआ, यांत्रिक नाम पहले आया। ठीक है, यांत्रिक हुआ, फिर आपका क्या उष्मागतिकी हुआ, फिर प्रकाश की हुआ, फिर दोलन तथा तरंगे हुआ। दोलन तथा तरंगे भी इसी के अंतर्गत हुआ, भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। और साथ में वैद्युतिकी क्या, ये सारा मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। आधुनिक भौत के मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब क्या है, तो आधुनिक भौत के एकदम तैयार है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, एकदम कहिए हाँ सर जी, एकदम दिल का मैसेज दीजिए ऑप्शन में। ठीक है, एकदम। तो यहाँ से पहले बच्चों ये आंतरिक के बारे में जानेंगे, फिर उष्मागतिकी के बारे में जानेंगे, प्रकाशिकी के रूप में जानेंगे, फिर दोलन तरंगे तथा वैद्युतिकी तथा मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक फिजिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक के बारे में। ठीक है, यांत्रिक इसका शाखा है, इसके बारे में आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है इस नियम के अनुसार ठोस द्रव और गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। देखो यांत्रिक में जो है, इसमें क्या ठोस द्रव गैस, ये तो 12th क्लास में थोड़ा बेसिक है, 11th है, 9th 10th। ठोस द्रव गैस है क्या, पदार्थ के 4-5 अवस्था होती है, जिसमें आपका प्लाज्मा भी होता है और भी बहुत कुछ आगे होता है। तो लेकिन हमको क्या पढ़ना है, 11th 12th में जाता था तो हमको पढ़ना है ठोस द्रव गैस। ठीक है, इसी तीनों के बारे में अध्ययन करना है। यांत्रिक में वही आ गया कि आप लोग का इस नियम के अनुसार ठोस द्रव और गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन और गुरुत्वाकर्षण रॉकेट, देखो ये आप लोग 9th में पढ़ोगे, 11 में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण रॉकेट नो द न्यूटन का नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। किसके यांत्रिक, आपके एग्जाम में पूछेगा कि यांत्रिक विज्ञान क्या है, उसके बारे में बताएं। तो आप लोग यही लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार ठोस द्रव गैसों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण रॉकेट नोदन क्या है, न्यूटन के गति का नियम के बारे में क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, यांत्रिक विज्ञान कहलाता है। ये शाखा हुए किसका, भौतिक विज्ञान का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना बढ़िया टॉपिक है। इस नियम के अनुसार ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस में जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें तो अवयविक कण होता है, काफी सटे सटे होते हैं ठोस में। और द्रव में क्या होता है, द्रव में थोड़ा दूर दूर होता है, यहाँ तो यहाँ यहाँ यहाँ, इस प्रकार से द्रव में। और ठोस में क्या है कि सब सटे सटे रहते हैं, यानी कि सब पास पास में रहते हैं, इसलिए इनके जो प्रबल जो होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, उनके दूरी ज्यादा नहीं होते, इस कारण ठोस होते हैं, एकदम छोटे इसके लगेगा। ठीक है, और द्रव में क्या है, द्रव में कुछ भी ले सकते, उसमें थोड़ा थोड़ा जो होता है अन्य दूर दूर पर होता है। और गैस में क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। क्या होता है गैस में, इतना दूर पर, इतना दूर पर, एकदम बहुत दूर दूर होता है गैस में, ये होता है।
यानी कि आप लोग ओवरऑल देखोगे ठोस में काफी सटे सटे रहेंगे, द्रव में थोड़ा दूर दूर रहेंगे और गैस में क्या बहुत दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो ये आपका क्या हुआ मेरे बच्चों, यांत्रिक के बारे में हुआ। एकदम हर एक जानकारी आपको पढ़ते चलना है और कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे आराम से ठीक है टॉपर कीजिए। चलो उष्मागतिकी क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, उष्मागतिकी के बारे में भी। ठीक है, उष्मागतिकी क्या है, तो इस नियम के अनुसार उष्मा का प्रवाह जो होता है, उष्मा का जो प्रवाह होता है, प्रवाह की जो दिशा होता है उष्मागतिकी। ठीक है, उष्मागत में क्या है, इसके अनुसार उष्मा का जो प्रवाह होता है, जो प्रवाहित होता है उष्मा, उष्मा का प्रवाह, उष्मा के कार्य के रूपांतरण, जैसे कि उष्मा के कार्य में रूपांतरण, उष्मा जो है इसका क्या कार्य में रूपांतरण। ठीक है, ये आपका क्या है उष्मीय संतुलन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, इसी को उष्मागतिकी कहते हैं। देख रहे हो कितना बढ़िया मजेदार टॉपिक, एकदम याद होने वाला चीज है। ठीक है, आराम से याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार उष्मा का प्रवाह की दिशा, उष्मा के कार्य में रूपांतरण, उष्मीय संतुलन। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम आपको याद हो रहेगा, एकदम आसान टॉपिक है। यही कि आपको उष्मागतिकी क्या है, तो इस नियम के अनुसार उष्मा के प्रवाह, ठीक है, उष्मा के प्रवाह की दिशा, इस नियम के अनुसार उष्मा के प्रवाह की दिशा और साथ ही साथ उष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं उष्मीय संतुलन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग उष्मागतिकी कहेंगे। है ना प्यारे, एग्जाम बढ़िया से एकदम सटीक एकदम यूं ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, इसके बाद तो बढ़िया बढ़िया चैप्टर आपका बड़े मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, एकदम दिल थाम के बैठिए एकदम मेहनत से। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर 3 नंबर देख लो, प्रकाश की। प्रकाश की क्या है, ऑप्टिक्स। इस नियम के अनुसार प्रकाश देखो, इसके पहले क्या था ऑप्टिक्स, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और भी बहुत सारा, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण और भी बहुत सारा टॉपिक प्यारे पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये सब क्या उष्मागतिकी ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स में पार्ट है प्रकाश की। इस चैप्टर से 12th में इतना भर भर के नंबर पूछता है कि मत कर, इतना आसान चैप्टर है कि क्या बताएं, बहुत आसान चैप्टर है, इससे एकदम भर भर के नंबर पूछता है और बहुत मजा भी आता है पढ़ाने में। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जाता है इस नियम के अनुसार प्रकाश के प्रवर्तन, देखो ये आप लोग 10th में पढ़े हो, प्रकाश के प्रवर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण, इंद्रधनुष का निर्माण एवं ध्रुवण। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण का अध्ययन किया जाता है। आप लोग प्रकाश के परिवर्तन तो पढ़े ही होंगे 10th क्लास में, प्रकाश का परिवर्तन नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन फिजिक्स 10th में पहला चैप्टर में, लेकिन इसमें 11th में भी आपको 12th में भी पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर प्रकाश परिवर्तन तो पढ़ ले 10th में। ठीक है, इंद्रधनुष भी पढ़ ले, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये सब नहीं पढ़े, 12th क्लास में पढ़ना है, तो बहुत मजा आएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया, सबसे ऑप्टिक्स के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, देखो दोनों मीडियम लेकर के चलाओ ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। किसी का ये ना शिकायत है ऐसे कि मेरा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा इंग्लिश में नहीं, ऐसा नहीं, सभी को एक समान नजर से देखना है। ठीक है, बिहार का हर एक बच्चा आगे जाएगा। चलो तो यहाँ पर देखिए पूरा एकदम प्यारे बच्चों, देखो बिहार का या भारत का किसी भी हिस्से से हो, हर बच्चों को एकदम मुफ्त शिक्षा देना है। देखो मुफ्त शिक्षा का मतलब होता है हम अपना कार्य चलाने के लिए कुछ जो बैच वगैरह भी स्टार्ट किए। ठीक है, जिसमें 499 रुपये लगता है, जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पीडीएफ लिखाने का पैसा भी लगता है, इसलिए ये सब मेंटेन रखने के लिए ये सब लगता है और भी बहुत कुछ। ठीक है, पूरा तैयारी हम आपको करवाएंगे। चलो दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे इस नियम के अनुसार क्या होता है, ये 12th में पढ़ना, क्या लिखेंगे वेव, क्या बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, 7वां 8वां नंबर चैप्टर में कुछ में आए, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, तरंगे वेवलेंथ, ठीक है, उसके बारे में तो इस 12th में पढ़ना है। दोलन, दोलन तो 11th में, तरंगे आपका 12th में। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस नियम के अनुसार हम लोग किसी वस्तु के कंपन तरंगों का अध्ययन करते हैं। जैसे कंपन जो होता है, जैसे कि रेडिएशन वगैरह, तरंग जो होता है, जैसे मोबाइल से रेडिएशन निकालता है, स्मार्ट बोर्ड से, हर चीज से रेडिएशन निकालता था, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या दोलन तथा उनके तरंगे के बारे में भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। दोलन जब तरंग आएंगे तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तरंगे कैसे गमन करते, ये सब जानकारी आपको इसी चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है, दोलन तथा तरंगों में। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हर एक चीज हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, बस मेहनत होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर विद्युत घातकी या विद्युत घातकी, ठीक है, स्थिर विद्युत घातकी या तो विद्युत घातकी लिखा गया, तो क्या इस नियम के अनुसार देखो विद्युत घातकी में क्या हो गया,
कि जो चुंबकीय होता है और विद्युतीय दोनों का जिक्र किया गया, क्योंकि चुंबकीय और विद्युतीय दोनों, अगर स्थिर लिख देते खाली वही स्थिर के लिए बात होता, लेकिन यहाँ पर लिखा विद्युत गति, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार विद्युतीय एवं चुंबकीय वस्तु से संबंधित घटना है, जैसे विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत आवेश क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। ये सारा टॉपिक आपको 12th में मिल जाएगा, क्योंकि पहला नंबर चैप्टर है तो थोड़ा कुछ बेस दिखा दिया है कि कुछ यही सब आपको 12th में पढ़ना है, यानी पहले इंडिकेट कर दिया है कि आसान है ये 12th 11, ठीक है। पहले ही आपको बता दिया ये चैप्टर की काफी आसान है, टेंशन नहीं लेना, बस मेहनत करना है। तो देखो कहा जाएगा इस नियम के अनुसार विद्युतीय माने विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जैसे वस्तुओं से संबंधित घटनाएं, यानी कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित घटनाएं, जैसे कौन सी घटनाएं, तो विद्युत धारा क्या है, आप लोग 10th में पढ़े हो, विद्युत फ्लक्स भी शायद 10th में पढ़े होंगे, तो ये सब आपको पढ़ाएंगे। विद्युत धारा क्या है आप लोग पढ़ोगे, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, और भी बहुत तरीके से मैं आपको इसका बारे में बताऊंगा, इसकी बीमा कैसे निकलता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसके बारे में क्या है, पूरा जानकारी A to Z मिलेगा। और विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस पर रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। बस इस प्रकार से आपको फिगर दिखा देंगे तो आपको क्या याद करने की कभी आवश्यकता ही नहीं, आपको एक बार में 2 बार में देखते हैं याद हो जाएगा, क्योंकि फिगर के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार से तो सारा चीज क्या होगा, याद हो जाएगा एकदम सिस्टमेटिक वे में। तो इस किसके अंतर्गत पढ़ना है, हमको विद्युत की गति के बारे में पढ़ना है। विद्युत आवेश तो आप लोग जानते करते हैं, ठीक है, तो हर कोई जानता होगा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, ठीक है। अब इसका मात्रक के 12th में बहुत पढ़ना है, तो पहले सुने होंगे कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, एम्पियर घंटा होता है, 2 पढ़े होंगे 10वीं में, लेकिन इसमें आपको 12th में क्या पढ़ना है, फ्रैंकलिन पढ़ना है, फैराडे मात्रक पढ़ना है, कूलम भी पढ़ना है, और भी होगा, सभी आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये सब आपका क्या है, तो आप लोग का विद्युत गति है, ठीक है। इस नियम के अनुसार हमको यही कहना है कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना, जिसमें जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो आधुनिक भौतिकी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। इस नियम के अनुसार, जैसे कि मॉडर्न मतलब समझ लो आधुनिक, ठीक है, आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इस नियम के अनुसार इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे लेजर हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है लेजर वगैरह, लेकिन हम आपको बता दें हैं लेजर, आप लोग जानवे कर लेजर लाइट, ठीक है, तो वही सब और ये बहुत कुछ है, दूरबीन वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या आधुनिक फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। और ये बहुत सी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जैसे एक्स किरण, ठीक है, गामा किरण, अल्फा किरण, ये सब क्या है इसी के अंतर्गत पढ़ना, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्या मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना, यानी कि इस नियम के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र, विज्ञान को हम लोग आगे कैसे डेवलप के रूप में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग लोग कैसे इस क्षेत्र के यूज करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का, क्योंकि मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न फिजिक्स ही है, ठीक है। इसमें आप लोग का जो चीज नया आता है तो इसी में आपको पढ़ना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस नियम के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाना है हम लोग का आधुनिक विज्ञान कहलाएगा। बहुत बढ़िया चैप्टर प्यारे बच्चों, ठीक है, एकदम याद कर लेना इसको एकदम। इस समय आपको 12th क्लास में अधिकांश चैप्टर आपको पढ़ना है, तो ये आप लोग मत सोचना कि भाई हार्ड बात, एकदम सबसे लॉलीपॉप चैप्टर आपका होता है 11th 12th में, ठीक है। साइंस का मतलब होता है सबसे आसान, समझने की जरूरत। आर्ट्स मतलब क्या, एकदम घुसे रहो आर्ट्स में, एकदम पढ़ते रहो, कभी आर्ट्स समाप्त नहीं होगा। लेकिन साइंस आपका क्या है, बस समझने की चीज है, या रटने और सुनने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए तो खुद बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रकृति के मौलिक बल, ठीक है, प्रकृति के मौलिक बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेशन। प्रकृति के जो मौलिक बल होते हैं, फंडामेंटल जो फोर्स होता है वो क्या होते हैं, प्रकृति के भौतिक बल क्या है। देखो जब किसी वस्तु में धक्का लगा सकते हैं, जैसे किसी वस्तु को धक्का दिए तो क्या हुआ, एक बल लगा, किसी वस्तु को धक्का दिए तो बल लगा, ठीक है, लगा करके उसके वास्तव में परिवर्तन कर देता है, उसे बल कहते हैं। यानी कि ये निम्नलिखित प्रकार का है, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम ऐसे करेंगे, 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ोगे, किसी वस्तु को ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे हम आप ऐसे थे, हम ऐसे कर दिए आपको, तो क्या हो गया, आगे रुक के गिर गए, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, किसके कारण, धक्का लगने के कारण। यानी कि इससे पता चला किसी वस्तु को धक्का देने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। कोई ऐसे बैठल था सोच में था और इसका दोस्त मजाक में ऐसे ठेल दिया, तो क्या हुआ, आगे रुक के वो गिर गया, ठीक है, गिर गया तो पैर चला गया, तो क्या हुआ, धक्का हो गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। उस आराम से ऐसे बैठा था, आप लोग ऐसे कर दिए
तो क्या हुआ, अवस्था में उसका परिवर्तन हो गया, जो जगह पर था उस अवस्था से नीचे जाके गिर गया। तो ये क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग मौलिक बल कहेंगे। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, और भी बहुत सारा बल है। ठीक है, वेट करो, देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, निम्नलिखित प्रकार का, जिसमें से आपका पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये दो पिंडों के बीच लागने वाला द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, ये दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, ठीक है, दो पिंड जो होता है, जो दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, उनके मास के कारण जो लगने वाला क्या होता है, बल होता है। ये निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एग्जाम में पूछेगा इसके निम्न विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो आराम से आप लोग को लिख देना, बस यही आपको लिखना है कि दो पिंडों के बीच, ठीक है, उनके द्रव्यमान के कारण, ठीक है, द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इनके दो पिंडों के बीच लगने वाले द्रव्यमान के कारण इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या विशेषताएं, यह व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। देखो ऑब्जेक्टिव में आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मंथली एग्जाम बिहार बोर्ड कर दिया, अदर भी बोर्ड देख सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सभी बोर्ड में सेम है। देखो बिहार बोर्ड जैसे की बात करें, बिहार बोर्ड में लिखिए तो क्या करें, मंथली एग्जाम हर महीने कर दिया, तो मैं हर महीने कर दिया, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि दो व्युत्क्रम बल के नियम का कौन करता है, या कौन सा जो नियम है जो आपका व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, तो गुरुत्वाकर्षण दे देगा, और भी बहुत सारा बल देगा, आणविक बल दे देगा, इस प्रकार से बहुत सारा बल दे देगा। को याद रखना, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करने वाला जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जेईई नीट वगैरह कुछ भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपका ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो जरूर करना। ये आकर्षणात्मक बल होता है, इनकी आकर्षण करता है। ठीक है, ये क्या होता है, आकर्षणात्मक बल होता है। क्या होता है, ये आपका आकर्षणात्मक बल होता है, और ये जो होता है अनंत दूर तक कार्य करने वाला बल होता है। देखो ये तो होता है, ये अनंत यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक कार्य कर सकता है, ये वो बल है। ठीक है, ये कौन सा बल है, बहुत दूर तक कार्य कर सकता है, ये वो बल है। ठीक है, ये दूर तक कार्य कर सकता है, अनंत दूर तक ये कार्य कर सकता है, ये वो वाला बल है। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। ये प्राकृतिक कमजोर होता है, ये प्राकृतिक का क्या होता है, कमजोर होता है। ये प्रकृति का क्या होता है, कमजोर बल होता है। ये जो आप लोग का बल जो दिख रहा है, ये प्रकृति का कमजोर बल है, फिर भी अनंत दूरी तक का दूर से क्या करता है, फोर्स लगा सकता है। यह केंद्रीय बल यानी कि संरक्षी बल होता है। क्या होता है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो होता है केंद्रीय बल यानी कि संरक्षित बल है। क्या है, ये केंद्रीय बल यानी कि संरक्षित बल होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ये केंद्रीय बल होता है यानी कि संरक्षित बल होता है। ये था, देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने भी लिख रखा है, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना, दोनों मीडियम एक साथ, ठीक है, आराम से लिख सके, तैयारी कर सके एग्जाम के प्रति। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, निर्बल बल। देखो यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल बता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्बल बल है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये सब क्या है, पूरा एकदम सिस्टमेटिक भी मैं आपके लिए लिख दिया है, ताकि कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कितना भाई बहन का ट्यूशन या तो बहुत दूर संस्थान पड़ता है, तो कैसे जाएंगे, जाहिर सी बात है साइकिल से जाना और बहुत ज्यादा मेहनत है, गाड़ी से जाना मैंने कि भीड़ भाड़ भी होता है, तो वैसा नहीं हो पाता। इस कारण से घर बैठे आप लोग पूरी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, और आपका माता पिता का जो होता है क्या, पैसा भी बचेगा, आने जाने का समय भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि आने जाने में समय खर्च हो, सबसे बड़ा पैसा तो हिसाब से समय खर्च होता है आने जाने का, और पैसा ही बचत होगा, और इसमें आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, गूगल बाबा है, ये है, सब कुछ है ऑनलाइन में। चलो यहाँ पर देखो निर्बल बल क्या है, तो ये बल क्या है, यह बल कुछ निश्चित रेडियो एक्टिव है। जैसे निर्बल बल जो निर्बल मैंने कमजोर बल समझो, नाम से पता चला है। ठीक है, देखो बिग फोर्स लिखा है निर्बल। ठीक है, देखो यह बल कुछ निश्चित रेडियो एक्टिव क्षय पराक्रम हो, जैसे बीटा क्षय। बीटा क्षय कौन उत्पन्न करता है, तो ये समस्थानिक उत्पन्न करता है। याद रखना 12th में आपका पूछा जाता है, ये समस्थानिक उत्पन्न करता है। बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है, समस्थानिक। ठीक है, 11th में पढ़ना थोड़ा तो याद रखना, ये समस्थानिक उत्पन्न करता है बीटा क्षय। ठीक है, बीटा क्षय होता है इनके ये कुछ निश्चित बल, जैसे रेडियो एक्टिव बल में क्षय में जैसे बीटा क्षय उत्पन्न करता है। बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो निर्बल बल द्वारा क्या होता है, अन्योन्य क्रिया करते हैं। यानी कि बीटा क्षय जो होता है इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो निर्बल बल द्वारा अन्योन्य क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करती है। तो ये आपका किसके बारे में हुआ, तो निर्बल बल के बारे में। चलो अभी ये आजाम विद्युत चुंबकीय बल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
विद्युत चुंबकीय बल, आगे पढ़ना आपको 12th में, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से देखो, ये विरामावस्था अथवा गत्यावस्था को आवेशित करने वाला बल है, दो आवेश। देखो यहाँ पर क्या कहा सर, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, या विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है, यानी कि विरामावस्था अथवा गत्यावस्था, ठीक है, या विरामावस्था जिसे हम लोग कह सकते हैं गत्यावस्था, ठीक है। ये क्या विरामावस्था या तो गत्यावस्था में दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला क्या है, बल। अगर इसको हटाएंगे तो या विरामावस्था में दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला क्या होता है, एक फोर्स होता है, यानी कि दो विरामावस्था के बीच, ठीक है, दो विरामावस्था में दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला ये फोर्स होता है। इसकी विशेषताएं ये होता है कि निम्न व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, ये भी उसी का पालन करता है, जैसे कि हम आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताए थे कि व्युत्क्रम नियम का पालन करता है कौन, तो विद्युत चुंबकीय बल भी। यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आकर्षणीय प्रतिकर्षण बल क्या है, जैसे कि आपको हम बता दें आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या है, 12th फिजिक्स चैप्टर 1 में पढ़ना है। जैसे प्लस माइनस के बीच क्या होता है, जैसे प्लस प्लस के बीच क्या होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, प्लस प्लस समान जाते कराता है तो उसमें क्या होता है, समान जाते कराता है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है, विकर्षण होता है, इनके प्रतिकर्षण, इसका एक और नाम क्या है, प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण का एक और नाम क्या है, विकर्षण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप लोग एक बार में, ठीक है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, इसका एक और नाम क्या है, विकर्षण, ठीक है। देखो प्लस प्लस क्या है, देखो लड़का लड़का एक साथ रहेगा तो क्या करेगा बताओ, यहाँ पर लड़का लड़की कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, जब दो लड़का रहेगा तो क्या होगा, विकर्षण होगा, दूर भागेगा, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, इसके बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर भागेगा, क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर वही यहाँ पर, ठीक है, प्रतिकर्षण, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया टॉपिक, एक बार में आपको याद हो जाएगा, सुनोगे तब, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण हुआ। और देखो यहाँ पर जब लड़का लड़के बैठेगा क्या होता है, दोनों में आकर्षण हो जाएगा, पता है आप लोगों को, लड़का लड़का से दूर भागता है, और अगर लड़का लड़के रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आकर्षण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आकर्षण, ये क्या आकर्षित करेगा, समझ हो, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, यानी कहने का मतलब क्या होगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, प्लस माइनस के बीच क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, और प्लस प्लस के बीच क्या होता है, विकर्षित होता है। यानी कहने का मतलब समान आवेशों में, समान माने प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, दूर भागता है, ठीक है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर अलग अलग रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, लड़का लड़की रहेगा तो क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी कि आकर्षण होगा, ये बात आप लोग जरूर समझना, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, यानी कि ये जो बल है ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। ये प्रबल बल होता है, यानी कि मजबूत बल होता है, क्या होता है, ये जो बल होता है उसके पहले वो क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल में कमजोर था, ये बेचारा क्या मजबूत है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल और निर्बल बल से अधिक सबल होता है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल और निर्बल बल दोनों से प्रबल होता है। सोच लो, ये जो हम लोग दो प्रकार के बल पढ़े, एक गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े, एक निर्बल बल पढ़े, वो दोनों से मजबूत होता है, क्या होता है, दोनों से मजबूत होता है, कौन, तो विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, यही ना, विद्युत चुंबकीय बल यही है। और एक केंद्रीय बल भी होता है और संरक्षी बल होती है, यानी कि यह केंद्रीय और संरक्षी बल दोनों होता है। पता चला दो बल के बारे में हम लोग पढ़ रहे, गुरुत्वाकर्षण बल, निर्बल बल, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, तो विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल दोनों से महान है, ठीक है, एकदम इंटेलिजेंट है, इसीलिए तो इसमें दोनों गुण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण, नाम से भी थोड़ा समझो, ठीक है, नाम से काम का पता चल गया इसका पहले। चलिए अब नाभिकीय बल देख के लग रहा है कि कमजोर लगा है, ठीक है ना, बताओ, यह देखो, यह बल नाभिक के अंदर उपस्थित, यह बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच कार्य करता है, ठीक है, न्यूक्लियनों के बीच क्या करता है, कार्य करता है। ये जो बल है नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच कार्य करता है, न्यूक्लियनों के बीच क्या करता है, कार्य करता है, कौन सा बल, तो ये आप लोग का नाभिकीय बल। यह बल दूरी के साथ उच्च घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दूरी के साथ साथ उच्च घात के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन सा बल, नाभिकीय बल। और ये लागू परासी बल भी होता है, यानी कि ये जो होता है लागू परासी बल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बल जो होता है न्यूक्लियनों के बीच कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर जो यह आकर्षण बल होता है, क्या होता है, ये आपका आकर्षण बल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है, यह लघु परासी बल होता है, यह आकर्षण बल होता है, क्या होता है, यह आकर्षण बल होता है, यानी कि आकर्षित करता है, ठीक है। नाभिकीय बल क्या होता है, खाली आकर्षित करता है। और इसमें क्या था, विद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है, एक सिर्फ आकर्षित करेगा बस, यानी कि प्लस माइनस वाला काम चलेगा इसमें। प्रकृति में ज्ञात बलों में सबसे ये प्रबल बल होता है, देखो
प्रकृति में जितने भी सभी बल हुए हम आपको बताए, ये भी सही सबसे प्रबल हो गया, ये प्रबल होते हैं। ये केंद्रीय बल नहीं है, देखो इसके पहले था सबकी केंद्रीय संरचना, लेकिन ये केंद्रीय बल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये केंद्रीय बल नहीं होता है, ठीक है, ये बात को जरूर याद रखना। ये था इसके बारे में, नाभिकीय बल के बारे में, ठीक है, इसकी विशेषताएं थे, तो इस बात को जरूर याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आ जाओ भौतिक, ठीक है, भौतिक के मूल संरक्षण नियम, जैसे भौतिक के मूल, जैसे फिजिक्स के मूल जो संरक्षण नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं? रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग, ये सब आपको पढ़ना है। चले यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग भौतिक के मूल संरक्षण नियम, ठीक है। भौतिक के मूल संरक्षण नियम में क्या होता है? पहला ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम में क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो, देखो यहाँ पर क्या हो, संरक्षित हो, यानी कि ऊर्जा संरक्षण जो होता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो, तो इस निकाय को कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो रहती है इसमें नियत रहती है, यानी कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो, यदि कोई वस्तु है उस पर कार्य करने वाला बल जो संरक्षित है, क्या, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या हो, संरक्षित है, ठीक है, समझ लो ना। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या है, संरक्षित, माने क्या, जमा है, तो इस निकाय में कुल यांत्रिक ऊर्जा में नियत रहती है, यानी कि जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है प्यारे बच्चों, उस पर कार्य करने वाला जो बल होगा ये संरक्षित होगा, जो संरक्षित होगा ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में नियत रहेगी। जो संरक्षित होगा, जो जमा होगा, किस रूप में होगा, तो जो होगा प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जमा होगा। जैसे संरक्षित माने जब जमा होगा तो किस रूप में होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रहेगा, किसमें, ऊर्जा संरक्षण में, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण मतलब समझ लो, ऊर्जा का क्या है, बर्बाद होने न देना, जैसे नहीं कहते जल संरक्षण नियम, जल का संरक्षण करना, बचाव करना, उसी प्रकार ऊर्जा का बचाव करके, संरक्षित करके इसके किसमें, किसके रूप में रखा जाता है, तो याद रखना यांत्रिक ऊर्जा के रूप में नियत रखा जाता है। स्थिर रहता है, नियत का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, अचर रखा जाता है, यानी कि स्थिर रखा जाता है। नाम से ही काम का पता है, आप लोग जान रहे हो। फटाफट देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयारी करना है संपूर्ण प्यारे, पैसा नहीं, देखो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, मात्र 599 में, ठीक है, सॉरी 499 में आपके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम आपका 12th का भी करवाएंगे, तैयारी करना है तो पैसा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, ज्यादा भी नहीं ले रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। चलिए रेखीय संवेग, रेखीय संवेग में क्या है, यदि देखो रेखीय संवेग में क्या, 11th में पढ़ना है, शायद 9 में पढ़ोगे शायद आप लोग। देखो रेखीय संवेग में क्या है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल, यानी कणों के किसी निकाय में कार्य करने वाला जो बल है शून्य हो, तो इस निकाय को रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि इसका बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बल है, कार्य करने वाला जो फोर्स है वो क्या हो, शून्य हो, इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका जो रेखीय संवेग यानी कहने का मतलब है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो, तो इस निकाय का रेखीय कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बल है शून्य है, ठीक है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल अगर शून्य होगा, किसी भी कणों को उस पर निकाय करने वाला जो बल होगा शून्य होगा, तो इसका निकाय जो होता है प्यारे बच्चों संवेग संरक्षित के रूप में संरक्षित रहता है। ये आपका था रेखीय। देखो कोणीय संवेग क्या है, फिर द्रव्यांश संरक्षण, फिर आवेश संरक्षण, और कुछ टॉपिक 12 में पढ़ना है, ठीक है, आगे बताएंगे जो टॉपिक रहेगा। चलो देखो कोणीय संवेग क्या है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, यदि कणों के किसी निकाय पर, जैसे मान लो किसी भी निकाय पर होगा, किसी भी कणों पर, किसी भी कण, यदि कणों के किसी निकाय पर, ठीक है, कार्य करने वाला बाह्य बल, यानी कि बाहरी बल, ठीक है, बाहरी बल अघूर्ण शून्य हो, यानी कि यदि किसी कण पर कार्य करने वाला जो दोस्तों आप लोग का निकाय पर कार्य करने वाला जो बाहरी बल है अगर शून्य हो, तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि ये भी उसी रेखीय संवेग के जैसा ही एकदम होला टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। क्या था प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम कोणीय संवेग संरक्षण। अब आओ द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये तो आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, नहीं भी जानते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हम किस लिए, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में, यानी कि इसमें है
आपको नाम से पता चल रहा है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान से ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में, ठीक है, और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये सूत्र भी दिए थे, ठीक है, E बराबर MC स्क्वायर, आइंस्टीन ने सूत्र भी दिया था, आपको पता ही होगा, ठीक है। E बराबर MC स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है इसी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखना कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। एकदम प्यारे, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखो, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, देख चलिए। ये देखो, अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है क्या। तो देखो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न हम कर सकते हैं, नहीं विनाश कर सकते हैं, कार्य क्या सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं समझ में, जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे आप लोग ऐसे ऐसे करते थे बचपन में, हाँ हाँ पूरा करते थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करते थे और कागज के टुकड़ों को लाते थे और कहते थे कि देखो सट गया, देखो चुंबक है, चुंबक है। उसी प्रकार से आवेश का क्या हुआ, सिर्फ स्थानांतरण हुआ। आवेश माथे से हमको कलम में आया, कलम से हम लोग क्या किए, किसी वस्तु को आकर्षित किए। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आप लोग न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, नहीं नष्ट कर सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। जैसे कि इसको हम लोग हाथ को ऐसे से गर्म किए तो क्या हो गया, चार्ज हो गया। यह आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, यह आवेश जो हुआ यह आवेश इसी में था, बस इस आवेश को हम लोग कन्वर्ट कर दिया। आवेश को ना तो न उत्पन्न किया नहीं नष्ट कर देता है, इसको परिवर्तित कर दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे परिवर्तित कर दिए, आवेश क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में से परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं बताओ, बिल्कुल समझ में आया सर। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी रूप से सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, न तो इसको नष्ट कर सकते हैं, नहीं विनाश करते, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, 11th का जो फिजिक्स है ये वाला मेरे पास फिजिक्स है, ठीक है, एबीसी, ठीक है। अगर लेना चाहते तो लीजिएगा एबीसी फिजिक्स, क्योंकि उसी से 12th में पढ़ाऊंगा, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे रहते हुए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ आगे। पहले छोटा चैप्टर है, ठीक है, आप लोग तो जाने लेंगे, बहुत छोटा चैप्टर ही है। चलो आ जाओ। चलो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो विश्व के प्रमुख भौतिक शास्त्र, उनके प्रमुख आविष्कार है। जैसे कि आप लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, कुछ आविष्कार हुआ, मैंने बोला था कि वही वर्तमान में जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो न्यूटन नामक वैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला है, तो इंग्लैंड का रहने वाला है। इंग्लैंड का रहने वाला है तो प्रमुख आविष्कार क्या क्या किया, तो देखो न्यूटन है प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का नियम इसी का देन है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, प्रकाश के कनिका का सिद्धांत, ये 12th क्लास में पढ़ना है प्यारे, 12th क्लास में, ठीक है। न्यूटन के वैज्ञानिक था जो इंग्लैंड का रहने वाला, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, ये मत सोचना, ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। गति का नियम, प्रकाश के कनिका सिद्धांत इन्होंने ही दिया। आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज ने दोस्तों क्या किया, ग्रीस के रहने वाला था आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया, इन्हीं के नाम से ये सिद्धांत हुआ। जैसे आपका नाम है मोनू, तो मोनू का सिद्धांत, राहुल का सिद्धांत, इस प्रकार से, ठीक है। तो आर्किमिडीज नाम था, ग्रीस का रहने वाला था, तो ग्रीस का सिद्धांत। गैलीलियो रहने वाला था इटली का, तो क्या दिया, जड़त्व का सिद्धांत और दूरबीन दिया, दो चीज दिया गैलीलियो ने।
जड़त्व का सिद्धांत दिया और साथ में दूरबीन दिया। ठीक है, ये वाला सिद्धांत कौन दिया? तो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने, क्या इटली के गैलीलियो ने दिया। ठीक है प्यारे, बताइए, गैलीलियो ने दिया। अब देखो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसकी व्याख्या द्रव और ऊर्जा का तुल्यता, द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है, मैटर एंड एनर्जी के कंपेयर यानी तुल्यता। ठीक है, इस पर नियम दिया कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, फिर देखो माइकल फैराडे ने क्या किया? तो इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले। कौन थे? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या किए? माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या किए? तो आविष्कार किए। माइकल फैराडे में 12th क्लास में पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का स्पेशल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या है? फैराडे ने दिया, इंग्लैंड के रहने वाले माइकल फैराडे। फिर थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। एडिसन ने क्या किया? तो ये जो कि विद्युत बल्ब है, ठीक है, विद्युत बल्ब तथा 360 से अधिक आविष्कार किए। बाप रे बाप, 360 से आविष्कार किए था। क्या नाम था? थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिका के। विद्युत बल्ब का आविष्कार तो किया, 360 से अधिक आविष्कार और कर दिया। सोचो यहाँ से, फिर इतने में हम देखें कितना आविष्कार कर दिया। ये 360 को और रखे हुए आविष्कार करके। चलो मैक्सवेल क्रिकेटर नहीं प्यारेलाल, मैक्सवेल वा क्रिकेटर है, वो मत समझना। ठीक है, मैक्सवेल, ठीक है, स्कॉटलैंड का है। ठीक है, मैक्सवेल का एक नियम भी तो है, ये नहीं है, स्कॉटलैंड का मैक्सवेल है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या दिया? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया। कौन? मैक्सवेल ने। और जे थॉमसन रहने वाला इंग्लैंड का, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खोज इसी ने किया, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मापन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वही होता है। तो ये सब क्या है? 12th क्लास में ही पढ़ना है इसके बारे में। डब्ल्यू के रुंजान, एक्स किरण, ठीक है, एक्स किरण का जो जन्मदाता होते 12th क्लास में पढ़ना है एक्स किरण के बारे में। तो ये कौन थे? रोटेंजन वैज्ञानिक थे। यहाँ पर रोंजन लिख दिया, रोटेंजन। ठीक है, रोंजन भी चलेगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का फिजिक्स, और भी है। चलो लो रे प्यारे लाल, खत्म हो गया ये चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर हम आपके समक्ष खत्म करके दिखाएं। नंबर आपको दिख रहा है, 91 94 92 52 9 1 4 2 5 2 9 3 4। इस नंबर पर आप लोगों को क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर बात जरूर कर लीजिए हमसे बैच ज्वाइन करने के लिए। और बाकी आप लोग नीचे एप्लीकेशन दिख रहा है, एजुकेशन लेक्चर प्रो ऐप डाउनलोड, तो उस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो खुद से जाकर के डाउनलोड करके बैच को परचेस कर सकते हैं। पूरी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो बस फिजिक्स का पहला चैप्टर था, फिर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और भी पूरा चैप्टर, तो छोटा चैप्टर था ना, और मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए पीडीएफ नोट्स के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।